हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ध्यानाकर्षण जो पुस्तिका है। अभी मिशन प्रेरणा जो कार्यक्रम चल रहा है हमारे यूपी के बेसिक विद्यालयों में, परिषदीय विद्यालयों में, इसका लक्ष्य है जो है मार्च 2022 तक फाउंडेशन लर्निंग गोल्स को प्राप्त करना। तो उस क्रम में जो है हमारे लिए 3 मॉड्यूल भी विकसित किए गए हैं, ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह। तो इन तीनों पुस्तिकाओं को जो है हमें पढ़ने का निर्देश हुआ है ऑनलाइन। तो चूँकि ऑनलाइन बहुत से लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम आपके लिए ये लेकर आए हैं वीडियो, जिसमें हम रोज़ आपके लिए एक वीडियो डालेंगे, जिससे आप सिर्फ सुनकर आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप इसे देखना पसंद नहीं करते तो आप सिर्फ जो है सुन सकते हैं, और सिर्फ सुनने के माध्यम से आप बहुत सारी जानकारियाँ इस पुस्तक की प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ध्यानाकर्षण पुस्तिका। तो आप देख सकते हैं इस ध्यानाकर्षण पुस्तिका में कुल 4 भाग दिए गए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। ठीक है, और इन चारों भागों को कई जो है फिर भाग में उपभाग में डिवाइड किया गया है। तो हम सबके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले जो है भाग 1 में क्या है, इस पुस्तिका के बारे में दिया गया है। आवश्यकता, उद्देश्य, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण क्या क्या है, इन सब के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे। हम शिक्षकों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ऑब्वियसली हमारा तो विश्वास है ही कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अब आगे देखते हैं, बच्चे समाज के भावी नागरिक होते हैं। शिक्षा बच्चों के भविष्य का निर्माण कराने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देती है। कोठारी आयोग 1964-66। ठीक है, कोठारी आयोग कब बना, ये भी ध्यान देने वाली बात है। 1964 में बना था, ये गठन हुआ था कोठारी आयोग का। कोठारी आयोग में भी कहा गया है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। ठीक है, ये क्वाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट कब बना, 2009 में, के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के राज्य के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लक्ष्य प्रदान करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS एवं विभिन्न शोध अध्ययनों के आंकड़ों से यह विदित होता है कि हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं है। इसके कारणों की समीक्षा में पाया गया कि विद्यालयों में सभी बच्चों को एक ही तरह से शिक्षा देने का जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है वह कक्षा के सभी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में बच्चे अपनी कक्षा एवं आयु के अनुसार अधिगम संप्राप्ति स्तर को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अर्थात उनका परीक्षा परिणाम सामान्य बच्चों की तुलना में संतोषजनक नहीं है। हमारी अपनी कक्षाओं में भी ऐसे बच्चे काफ़ी संख्या में हैं जिनकी शैक्षिक प्रगति उनके कक्षा स्तर के अनुसार नहीं है, तथा विद्यालयों में शिक्षकों को उनकी मदद व सहयोग करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक बच्चा विशेष है। ठीक है, हमें क्या इसमें ध्यान देना है, प्रत्येक बच्चा विशेष है और सबके सीखने की अपनी गति होती है। जिसे हम तेज बच्चा कहते हैं वह भी किसी अन्य क्षेत्र में अन्य बच्चों से पीछे हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जिसे हम कमज़ोर बच्चा कहते हैं वह किसी अन्य क्षेत्र, खेल, तैराकी, गायन आदि में अग्रणी हो सकता है। इसलिए हमें बच्चों को तेज या कमज़ोर में विभाजित न करते हुए यह देखना होगा कि अमुक बच्चे का किसी विषय में अधिगम स्तर क्या है। ठीक है, हमें इन भाग में विभाजित नहीं करना है कि कौन सा बच्चा तेज है, कौन सा बच्चा कमज़ोर है। ठीक है, देखना है कि किस विषय में किस बच्चे का अधिगम स्तर कितना है। यह मॉड्यूल कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान व अंग्रेजी आदि के अधिगम परिणामों, लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा। ठीक है, और ये मत सोचें आपकी जो है ये सिर्फ भाषा और गणित का ही लक्ष्य दिया गया है प्रेरणा में, मिशन प्रेरणा में। यहाँ देखिए, इसको क्लियर किया गया है कि जो है गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी सभी विषयों की संप्राप्ति दर को जो है अपेक्षानुरूप लाने की कोशिश की जाएगी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता क्या है, इसकी आवश्यकता देखते हैं। किसी भी कक्षा में कुछ बच्चे अपनी कक्षा एवं आयु के अनुसार अधिगम संप्राप्ति स्तर अर्थात परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से कम अंक प्राप्त कर पाते हैं, तथा उनका परीक्षा परिणाम भी सामान्य बच्चों की तुलना में संतोषजनक नहीं होता है। प्रायः देखा गया है कि शिक्षक द्वारा विभिन्न शैक्षणिक प्रयासों के बावजूद बच्चों में भाषा कौशलों को ग्रहण करने में कठिनाई होती रही है। उदाहरण स्वरूप लिखने में वर्तनी की अशुद्धियाँ, वर्णों शब्दों को पहचानने में कठिनाई तथा उच्चारण में काफ़ी अशुद्धियाँ देखी गई हैं। इसके अलावा बच्चों में भाषा ज्ञान के बावजूद बोलने व बातचीत में झिझक महसूस करने जैसी समस्याएं देखी गई हैं। इसी प्रकार गणित विषय में अंकों एवं चिन्हों की पहचान, समस्याओं के आरोही अवरोही क्रम को समझने, जोड़, घटाना, गुणा व भाग तथा अधूरी गिनती को
पूरा करना जैसी गणितीय क्रियाओं में या तो वे अशुद्धियाँ करते हैं या समझ नहीं पाते हैं। यही हाल लगभग अन्य विषयों में भी होता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे शैक्षिक तौर पर पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालयों से निराश न हो और उनमें पुनः आत्मविश्वास की जागृति हो और वे भी परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सकें? उत्तर है हाँ। शिक्षक द्वारा इन बच्चों पर कुछ खास तकनीकों द्वारा ध्यानाकर्षण करने से यह संभव होगा। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ध्यानाकर्षण तकनीकों को अंगीकृत यानी अपनाया गया है और इसको अपना के 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यानाकर्षण शिक्षण का अब उद्देश्य आ गया। अभी हमने देखा आवश्यकता के बारे में और अब है उद्देश्य के बारे में। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं एवं कौशलों को सीखने में कठिनाई या परेशानी होती है, जिसके परिणामस्वरूप वे परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये है मेन इस पुस्तक का उद्देश्य, ध्यानाकर्षण का। उन बच्चों की मदद करना जिसे कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं और कौशलों को सीखने में कठिनाई या परेशानी होती है और वे जो है परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बच्चों द्वारा कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के कई कारण होते हैं, जैसे पारिवारिक, शैक्षिक स्थिति, वातावरण, आर्थिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक रूप से विशेष स्थिति, बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना, अध्यापकों का व्यवहार आदि। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। इनमें से एक प्रमुख कारण है अध्यापकों का कठोर व्यवहार व बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। ठीक है, प्रायः देखा गया है कि बच्चे शिक्षक के कठोर व्यवहार के कारण कक्षा में हो रहे पठन पाठन में रुचि नहीं ले पाते हैं। वे डरे सहमे रहते हैं। अध्यापकों के व्यवहार में बच्चों के प्रति सहानुभूति न होने के कारण बच्चे अपनी समस्याएं व जिज्ञासाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं। पाठ न समझने पर भी समझ लेने की बात कह देते हैं। शिक्षक की उदासीनता एवं उसके कठोर व्यवहार के कारण बच्चों को विषयगत लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अध्यापकों के तिरस्कार पूर्ण व्यवहार, पारिवारिक कलह, ज्ञानेंद्रिय विकारों, अभिभावकों की शैक्षिक परिस्थितियों इत्यादि कारणों के फलस्वरूप बच्चे सीखने में पिछड़ जाते हैं। उनकी शैक्षिक संप्राप्ति के स्तर में कमी परिलक्षित होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर में कमी को दूर करने तथा उन्हें कक्षा अनुरूप लाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर अपनी शिक्षण योजना बना सकते हैं। पहला है शिक्षण योजना बनाने के लिए कौन कौन से जो है बिंदुओं को ध्यान देना है। उसमें पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों पर आधारित प्रत्येक कक्षा 3 से 8 तक की बात हो रही है। ठीक है, के सभी विषयों प्रमुखतः हिंदी, गणित, विज्ञान व अंग्रेजी से संबंधित लर्निंग आउटकम यानी विषय आधारित दक्षताओं को लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करें। दूसरा पॉइंट है पठन पाठन के दौरान कक्षा के सभी विद्यार्थियों का सतत अवलोकन करते हुए उनकी कठिनाइयों का आकलन करना आवश्यक होगा, तभी ऐसे सभी बच्चों का ध्यानाकर्षण की संभावना प्रबल होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने, उनके भावनात्मक विकास के लिए उनके अच्छे कार्यों की सराहना आवश्यक होगी। ठीक है, तीसरा है ध्यानाकर्षण की शुरुआत सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों की कठिनाई स्तर के अनुसार योजना बनाकर व आवश्यक तैयारी करके करनी चाहिए। ठीक है, ध्यानाकर्षण की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों की कठिनाई स्तर के अनुसार योजना बनाकर करनी चाहिए। साथ ही बच्चों की संप्राप्ति को समझने के लिए आवश्यक आकलन उपकरणों की व्यवस्था भी करनी होगी। यहाँ देखिए, यहाँ एक जो है तालिका बनाकर इसको दिया गया है। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, अध्यापकों का कठोर व्यवहार, माता पिता की शैक्षिक स्थिति। तो ये सभी कारण हैं जो है बच्चों में संप्राप्ति न होने के कारण। अब इसमें जो है आगे हमारा आएगा भाग 2। ठीक है, इसमें हम जानेंगे लर्निंग आउटकम आकलन, इसके बारे में लर्निंग आउटकम की अवधारणा के बारे में जानेंगे, अधिगम स्तर में अंतर, लर्निंग गैप्स और सीखने के स्तर का आकलन करेंगे, बच्चों का चिन्हांकन, आधारभूत शिविर यानी ध्यानाकर्षण शिविर के बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।